हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 62। छवि एकदम से बेहोश होकर नीचे आ गिरी। माधवी ने छवि को संभाला। उन्होंने छवि के मुंह पर पानी की छींटे मारे तो छवि को होश आया। माधवी छवि को इस हाल में देखकर घबरा गई, इसलिए कहा, छवि क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? मुझे चक्कर आ गया था माँ, मैं ठीक हूं, छवि ने कहा। माधवी ने छवि को सोफे पर बिठाया और उसके लिए पानी का ग्लास ले आई। उन्होंने छवि को पानी दिया और कहा, अब से तुम ऑफिस नहीं जाओगी छवि, हालत देखो अपनी, तुम अब घर में रहकर आराम करोगी बस। लेकिन माँ, घर का राशन और दूसरी चीजें, छवि ने कहना चाहा, लेकिन माधवी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, वो सब मैनेज कर लूंगी, बहुत कर लिया तुमने, अब तुम सिर्फ अपने केस और अपने बच्चे पर ध्यान दो। छवि खामोश हो गई। छवि की बिगड़ती तबीयत देखकर माधवी जी ने उससे उस वक्त विकी के बारे में कोई बात नहीं की। छवि के लिए नाश्ता बनाने वे किचन की तरफ चली गई। अखिलेश मीरा को लेकर उसके घर आया। गार्ड ने मीरा की गाड़ी देखकर दरवाजा खोल दिया और गाड़ी गेट के अंदर चली आई। मीरा गाड़ी से नीचे उतरी और सीधा अंदर आ गई। अखिलेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तब तक मीरा वहां से जा चुकी थी। अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी सौंदर्या सब देख रही थी। अखिलेश मीरा के साथ अंदर आया, लेकिन मीरा के पास न जाकर वह सीधा सौंदर्या के पास चला आया और उनकी बाह पकड़कर अपनी ओर करके कहा, आखिर आप चाहती क्या हैं? एक मामूली से मैनेजर को खुद को छूते पाकर सौंदर्या की त्योरियां चढ़ गई और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से पेश आने की? मैडम, आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं कर रही हैं। आप जानती हैं अमायरा का कातिल कौन है, और आपने ही मीरा मैडम से फोन करके उन्हें बुलाया। आप उन्हें परेशान क्यों कर रही है? उन्हें सच क्यों नहीं बता देती? मैं कुछ नहीं जानती, सौंदर्या ने अपनी साड़ी का पल्लू लहराकर बिस्तर पर बैठते हुए कहा। अगर आप नहीं जानती है तो फिर आपको कैसे पता मीरा मैडम सिरपुर झिल गई है? अखिलेश ने गुस्से से लेकिन दबी आवाज में कहा। रिलैक्स अखिलेश, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे अमायरा के कत्ल का इल्जाम तुम पर आने वाला है। सौंदर्या ने हंसते हुए कहा, मैंने अमायरा को नहीं मारा है, मैं उसे क्यों मारूंगा? अखिलेश ने घबरा कर कहा, वही तो मैं कह रही हूं, मुझे कैसे पता होगा अमायरा का कातिल कौन है? अगर पता होता तो क्या मैं उसे जिंदा छोड़ती? सौंदर्या ने नफरत और गुस्से भरे भाव के साथ कहा। सौंदर्या की बात सुनकर अखिलेश और परेशान हो गया। उसे परेशान देखकर सौंदर्या उसके पास आई और कहा, सुबह मैंने मीरा को फोन पर किसी से बात करते देखा था, तब उसने सिरपुर झील का नाम लिया था। कहीं मीरा किसी मुसीबत में न फंस जाए, सोचकर मैंने तुम्हें वहां भेजा। तुम जितना सोचते हो मैं उतनी बुरी भी नहीं हूं अखिलेश, मीरा की परवाह है मुझे। अखिलेश ने सुना तो सौंदर्या की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैंने आपको गलत समझा। जब भी उन्हें परेशान देखता हूं तो कुछ समझ नहीं आता। मैं बस हर हाल में उन्हें खुश देखना चाहता हूं। अमायरा के जाने का दुख वे धीरे धीरे भूलने लगी थी कि आज उनके जख्म फिर हरे हो गए। मैं उन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। सौंदर्या ने सुना तो अखिलेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही तो प्यार है अखिलेश, तुम्हें मीरा से प्यार हो गया है, तभी तो तुम उसका दर्द नहीं देख पा रहे। मीरा इस वक्त अकेली है और टूट चुकी है। यही मौका है मीरा को यह एहसास दिलाने का कि तुम उसके साथ हो। वो इस वक्त अपने कमरे में होगी, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा। मैं मंजू से कहकर दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं मैडम, कहकर अखिलेश वहां से चला गया। सौंदर्या एक बार फिर अपनी साड़ी का पल्लू लहराते हुए बिस्तर पर आ बैठी और कहा, अच्छी तो मैं हूं अखिलेश, नो डाउट, तभी तो मुझे मीरा की इतनी परवाह है। आखिर वो मेरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है। सौंदर्या अकेले में ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। अमर जी के ऑफिस से मैनेजर मीरा से मिलने घर आया था। उसने सौंदर्या को जब ऐसे हंसते देखा तो मन ही मन कहा, इस औरत के साथ कुछ तो गड़बड़ है। भगवान मीरा मैडम और अमर सर की रक्षा करे।
मैनेजर अंदर आया और अमरजीत से मिलने उनके कमरे में चला गया। मैनेजर ने अमरजीत को इस हफ्ते होने वाले सेलिब्रेशन के बारे में बताया। अमरजीत बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन समझ सब रहे थे और मैनेजर की बात सुनकर हैरान भी थे। अमरजीत इतना तो समझ चुके थे कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है ये वो नहीं जानते थे। उनका दाहिना हाथ धीरे धीरे ठीक हो रहा था और इतना ठीक हो चुका था कि वे किसी भी हल्की चीज को थोड़ी मेहनत के बाद उठा पाए। मैनेजर की बात सुनकर अमरजीत ने हाथ से टेबल पर रखे पेन की तरफ इशारा किया। मैनेजर को कुछ देर तो समझ नहीं आया कि अमरजीत क्या कहना चाहते हैं। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि अमरजीत पेन और पेपर मांग रहे हैं। शायद वे लिखना चाहते थे। मैनेजर ने पेन अमरजीत की तरफ थमा दिया। अमरजीत ने कांपते हाथों से पेन को पेपर पर चलाना शुरू किया। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन इस वक्त उनका ये सब लिखना जरूरी था। अमरजीत ने कागज पर कुछ लिखा और पेन वहीं छोड़ दिया। मैनेजर ने कागज उठाकर देखा जिस पर टेढ़ी मेढ़ी भाषा में लिखा था 21 साल। मैनेजर ने अमरजीत की तरफ देखा। वह समझ गया कि अमरजीत क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं जानता हूं आपकी कंपनी को अभी 21 साल पूरे हुए हैं, लेकिन मैनेजर ने इतना ही कहा कि सौंदर्या की आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम यहां क्या कर रहे हो? सौंदर्या को वहां देखकर अमरजीत के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और मैनेजर घबरा गया। वह सौंदर्या की तरफ पलटा, लेकिन हाथ में पकड़ा कागज पीछे छुपा लिया। मैनेजर ने सौंदर्या को देखा और कहा, वो मैं अमर सर से मिलने आया था। इस हफ्ते जो कंपनी की तरफ से पार्टी है उसी के लिए इनवाइट करने। सौंदर्या ने अमरजीत को एक नजर देखा और कहा, जो इंसान खुद से उठ नहीं सकता तुम उसे इनवाइट करने आए हो? वाह, कर दिया इनवाइट? जी मैडम, मैनेजर ने कहा। तो फिर यहां खड़े क्यों हो? जाओ, कंपनी में बहुत काम है, यहां रुककर अपना वक्त बर्बाद मत करो, सौंदर्या ने बेरुखी से कहा। मैनेजर वहां से जाने लगा तो सौंदर्या ने उसे रोका और पीछे छुपाया कागज लेकर देखते हुए कहा, 21 साल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब शायद सर ये कहना चाहते हो कि अभी ये 21 साल और जिएंगे। मैनेजर ने बहुत ही अजीब हंसी हंसते हुए कहा। ठीक है, जाओ यहां से, सौंदर्या ने चिढ़ते हुए कहा और मैनेजर वहां से चला गया। बिस्तर पर लेटे अमरजीत ने जब अपने ही मैनेजर के मुंह से ये सुना तो मन ही मन अफसोस जताया। सौंदर्या वो कागज मोड़कर जैसे ही फेंकने लगी, एकदम से उसका दिमाग चला और उन्होंने वो कागज अपने पास रख लिया और अमरजीत के पास आकर ड्रॉअर से दवा निकालकर अमरजीत को दिखाते हुए कहा, जानते हैं ये क्या है? ये वो दवा है जिसे खाकर आप 21 साल नहीं बल्कि 21 हफ्तों में भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ये दवा धीरे धीरे आपको अंदर से इतना बीमार कर देगी कि आपके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। अमरजीत ने सुना तो दर्द और तकलीफ के भाव से सौंदर्या को देखने लगी। सौंदर्या मुस्कुराई और कहा, अब मैं क्या करूं? मुझे ये करना ही पड़ेगा, वरना किसी दिन आप मीरा को सब सच बता देंगे और मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे भी ऐसे जीने से अच्छा है आप इस दुनिया को अलविदा कह दे। अपनी ही सकी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमरजीत की आंखों में आंसू भर आए। सौंदर्या ने दवा निकाली और टेबल पर रखे दूध के ग्लास में डाल दी। अमरजीत खुली आंखों से सब देख रहे थे, लेकिन इतने बेबस थे कि कुछ कर नहीं पाए। सौंदर्या वहां से चली गई। अक्षत अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर जरूरी काम कर रहा था। पिछले कुछ दिन से अक्षत किसी जरूरी काम में उलझा था। अक्षत कुछ तो ऐसा कर रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी सिवाय उसके। वह अपने काम में इतना बिजी था कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसे आज कोर्ट भी जाना है। अक्षत का फोन बजा जिससे अक्षत की तंद्रा टूटी। उसने देखा फोन सचिन का था। अक्षत ने फोन उठाया और कहा, हाँ बोलो सचिन। सर, आज आप जल्दी आने वाले थे। आपने कहा था एक केस के सिलसिले में आपको बाहर जाना है। मैं फाइल लेकर कोर्ट आ चुका हूं, लेकिन आप तो यहां नहीं है, सचिन ने कहा। अक्षत को याद आया कि उसने ही आज सचिन को जल्दी बुलाया था, क्योंकि एक केस के सिलसिले में उसे शहर से बाहर जाना था, लेकिन वह भूल गया। आई एम सो सॉरी सचिन,
मैं अभी आता हूं, तुम वहीं रुको, अक्षत ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा। सचिन ने फोन रख दिया और अक्षत जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा। नहाकर उसने जल्दी से कपड़े पहने। कपड़े बदलकर अक्षत जैसे ही शीशे के सामने आया, उसकी नजर अपने सफेद शर्ट पर पड़ी जिसका बटन टूट चुका था। अक्षत इतनी जल्दी में था कि उसने शर्ट का लटका हुआ बटन हाथ में लिया और एकदम से पलटकर कहा, मीरा ये बटन टूट गया है, लगा दो ना प्लीज। अक्षत ने देखा कमरे में सिर्फ वो है, मीरा वहां नहीं है। एकदम से उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने बटन को ड्रेसिंग टेबल पर रखा और बाल बनाकर वहां से निकल गया। अक्षत आज भी बिना नाश्ता किए घर से निकल गया और घर में किसी ने उसे टोका भी नहीं, क्योंकि अब सबको उसके इस व्यवहार की आदत हो चुकी थी, सिवाय राधा के। वह हर सुबह उस इंतजार में डाइनिंग टेबल पर एक्स्ट्रा प्लेट लगाती कि आज अक्षत नाश्ते के लिए आएगा, लेकिन अक्षत नहीं आता और राधा सबके खाने के बाद मायूसी से उस खाली प्लेट को उठाकर वापस किचन में रख देती। विजय जी सब जानते थे लेकिन कहते कुछ नहीं थे। घर के सभी लोग नाश्ता करने के लिए टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे। आज नाश्ते में इडली सांभर बना था और खुशबू भी काफी अच्छी आ रही थी। साथ में नारियल की चटनी भी थी जो कि अक्षत की फेवरेट थी। राधा से रहा नहीं गया तो वह किचन में गई, एक डिब्बे में 4 इडली के साथ थोड़ी नारियल चटनी रखी और बाहर आकर बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ चली गई। अक्षत अपनी गाड़ी के पास खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। राधा उसके पास आई और डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम नाश्ता करने नहीं आए? इसमें इडली और चटनी रखा है, तुम रास्ते में खा लेना। माँ इसकी जरूरत नहीं थी, मैं बाहर खा लेता, अक्षत ने डिब्बा लेते हुए कहा। बाहर माँ के हाथ से बना नहीं मिलेगा। खुद को सबसे इतना दूर भी मत कर आशु कि तुझसे मिलने के लिए मुझे इंतजार करना पड़े। राधा ने आंखों में नमी लाकर कहा, मैं आज भी आपके उतना ही करीब हूं मां। अगर नहीं होता तो आप मेरे लिए डिब्बा लेकर नहीं आती। घर में सिर्फ आपको और मीरा, सिर्फ आपको पता है कि मुझे इडली के साथ नारियल की चटनी पसंद है। मैं चलता हूं मां, अक्षत ने कहा और वहां से चला गया। एक बार फिर अक्षत के होठों पर मीरा का नाम आते आते रह गया। राधा वापस अंदर चली आई, तब तक नीता सबके लिए नाश्ता परोस चुकी थी। राधा ने नीता से भी बैठने को कहा और सभी साथ बैठकर नाश्ता करने लगे। अर्जुन और सोमी चीचू साथ साथ बैठे थे। अर्जुन नाश्ता कर रहा था। सोमी चीचू ने अपना फोन अर्जुन की तरफ खिसका दिया। अर्जुन को लगा कोई न्यूज होगी तो उसने फोन देखा, लेकिन फोन में तस्वीर देखते ही अर्जुन के गले में खाना अटक गया और वह खांसने लगा। उसे खांसते देखकर पास बैठी दादी माँ ने पानी का ग्लास उसकी तरफ किया और कहा, अरे अर्जुन, आराम से खा बेटा। अर्जुन ने पानी पिया और सोमी चीचू की तरफ देखकर फुसफुसाते हुए कहा, चीचू क्या है ये सब? आपके पास ये तस्वीर कहां से आई? बेटा मैं भी तेरा जीजा हूं। एक फोटो डिलीट करने के लिए 5,000 मांगे थे ना तुमने, अब देख मैं क्या करता हूं। नाश्ते के बाद ये फोटो सीधा जाएगा नीता के पास, उसके बाद तू सोच ले तेरा क्या होगा। सोमी जीजू ने भी फुसफुसाते हुए कहा, जीजू ऐसा करेंगे आप? अर्जुन ने मासूम से शक्ल बनाकर कहा, नहीं नहीं नहीं, ये फरीदा जलाल वाली मासूम शक्ल यहां नहीं चलेगी, रोकड़ा लगेगा। जीजू ने तनते हुए कहा, ये कैसे गुंडों वाली बातें कर रहे हैं आप? अर्जुन ने कहा, ठीक है मैं ये फोटो फिर नीता को भेज देता हूं। कहते हुए सोमी जीजू ने जैसे ही अपना फोन हाथ में उठाया, अर्जुन ने कहा, जीजू 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 मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं देता हूं ना आपको पैसे, बताइए कितना? 6,000। अर्जुन की तरफ देखकर सोमी जीजू ने कहा, क्या पागल हो गए हैं क्या? अर्जुन ने चौंकते हुए कहा, 8,000। सोमी जीजू ने अर्जुन की तरफ से परेशान करते हुए कहा, जीजू 9,000। सोमी जीजू ने बिना किसी भाव के कहा, जीजू यार। अर्जुन ने रुआसा होकर कहा, 10। जीजू ने जैसे ही कहा, अर्जुन ने तेज आवाज में कहा, बस। अर्जुन क्या हुआ है तुम्हें? विजय जी ने पूछा। बस मैं कह रहा था, बस मेरा हो गया, आप लोग खाइए,
कहते हुए अर्जुन वहां से चला गया। मौसी जी, थोड़ी चटनी और दीजिए ना, बहुत टेस्टी बनी है, सोमी जीजू ने कहा। और बहुत महंगी भी, नीता ने धीरे से कहा और सोमी जीजू की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? नहीं, क्या लगता है आपको? आखिर अमायरा की मौत के पीछे है किसका हाथ? क्या वो अमर जी है, या फिर अखिलेश है, या फिर सौंदर्या चल रही है फिर से कोई नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।